हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले पता हैं ऑलरेडी तो उनको कंपेयर करके मैग्नेटिक डाइपोल के लिए अलग से फॉर्मूले डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हीं फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करें -q + q और इन दोनों के बीच का सेपरेशन L है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू एल होता है और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम -q से +q होती है। इससे अगर हम एक्सिस पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर करें, कंडीशन इज दैट दिस r शुड बी लार्ज इन कंपेरिजन टू L, यानी डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू P होता है और इसका मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 2 इंटू म्यू नॉट 2 इंटू 1/4πε0 2k, k इज़ 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय r³ होता है। ये आप लोगों को पता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एक कॉइल कंसीडर करें, करंट कैरिंग कॉइल, और करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी अगर हम डिस्टेंस r इसकी रेडियस a के कंपैरिजन में अगर हम लार्ज लें, इसकी डायमेंशंस के कंपैरिजन पर, तो यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/2 I a² बाय a² प्लस r² की पावर 3/2। अब इसमें अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन लगा दूं, ये तो किसी भी जनरल पॉइंट पर होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू μ0/4π, 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो I इंटू 2πa² आ जाएगा और डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा a³। अगर मैं r ग्रेटर देन a ले रहा हूं तो नीचे बचेगा r³। आप इसको अगर कंपेयर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का फैक्टर इधर भी है, यहाँ पर 2 का फैक्टर है। 1/4πε0 की जगह पर μ0/4π आ रहा है। P की जगह पर I इंटू एरिया आ गया, एरिया इज πa², और बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से वेरी कर रही हैं दोनों केसेस में। तो इसीलिए हम यहाँ पर I इंटू ए को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर देते हैं। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, उसी जगह यहाँ पर इस I इंटू ए को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख देते हैं। अब अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए और अगर आपको अब ये बोला जाए कि यहाँ पर एक कॉइल है विच इज़ कैरिंग करंट I, और इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है कि सपोज यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, लाइक दिस। एरिया वेक्टर में इस तरफ लेकर चल रहा हूँ। तो अगर यहाँ से आपको थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर वेयर r इज ग्रेटर इन कंपेरिजन टू रेडियस a, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वैसे आप कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको पता है कि इस डाइपोल की वजह से दो कंपोनेंट हुआ करते थे, एक पैरेलल हुआ करता था और एक रेडियल डायरेक्शन में हुआ करता था और एक परपेंडिकुलर हुआ करता था। वैसे यहाँ पर भी आप इसके रेडियल डायरेक्शन में और थीटा एंगल पर दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, μ0/4π। याद होगा आपको वहाँ पर क्या होता था, 2p cos θ/r³ आता था, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 μ cos θ/r³, where mu is magnetic dipole moment and μ0/4π is a constant। और b थीटा कितना होता था, b थीटा होता था μ0/4π हो जाएगा, यहाँ पर वहाँ क्या होता था kp sin θ/r³, तो यहाँ पर हो जाएगा μ0/4π μ sin θ/r³। तो आप
एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी एक्सिस पर पॉइंट ना भी हो तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्मूले डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कंपैरिजन से डायरेक्ट बी आर और बी थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर निकालना चाहेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि वहीं पर जैसे फॉर्मूला आता था वैसे यहाँ पर आ जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन आ जाएगा, म्यू बाई आर क्यूब भी कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट अंदर आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने अलग से कोई फॉर्मूला डेराइव नहीं किया और सीधे सीधे कंपैरिजन से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल का लिख दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सिस पर जो अगर एरिया वेक्टर इस तरफ है तो एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल टू म्यू होगा, और थीटा इक्वल टू 90 पर आपको याद होगा वहाँ पर पी एंटी पैरेलल होता था, तो यहाँ पर भी जो म्यू होगा, यहाँ पर जो बी होगा वो एंटी पैरेलल टू म्यू होगा। ये सारे के सारे रिजल्ट्स हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि आर जो है वो ए से ज़्यादा होना चाहिए। लार्ज डिस्टेंस पर बात करेंगे तभी हम डाइपोल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की ये टेंडेंसी होती थी कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता था, और इस पर जो टॉर्क लगता था वो P क्रॉस E लगता था। यहां पर हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो -P.E लिखते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। U90 हम 0 लेते थे, थीटा इक्वल टू 90 पर हम इसको रेफरेंस मानते थे, और थीटा इक्वल टू 90 के साथ हम डिफरेंस लिया करते थे। थीटा इक्वल टू 0 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था, और इस केस में थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी उसकी माइनस मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ ई हुआ करती थी, जो कि मिनिमम होती थी। आपको पता ही है स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और थीटा इक्वल टू 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था, और इस केस में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो प्लस मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ ई हुआ करती थी, जो कि मैक्सिमम होती थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 रेफरेंस पॉइंट हुआ करता था जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती थी। थीटा इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी, और थीटा इक्वल टू 180 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी। उसी तरीके से इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई कॉइल रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर होने का मतलब बेसिकली म्यू इधर है, आप बोल सकते हैं। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो जैसे वहाँ एक टॉर्क लगता था P क्रॉस E, यहाँ पर भी इस पर एक टॉर्क लगता है जो इसको म्यू को B के पैरेलल लाइन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी टॉर्क जो लगेगा वो म्यू क्रॉस B फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, और यहाँ पर सिमिलरिटी से हम देख सकते हैं। इससे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि U थीटा जो यहाँ पर होगा वो माइनस म्यू डॉट B होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमने अलग से अब कोई फॉर्मूला प्रूव नहीं किया, और सीधे कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि इस सर्कुलर कॉइल की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में U थीटा इक्वल टू माइनस म्यू डॉट B होनी चाहिए। रेफरेंस पॉइंट अगेन थीटा इक्वल टू 90 ही होगा, तो U90 पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 कंसीडर करेंगे। थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री होगा तो इस केस में U जो होगा वो माइनस म्यू इंटू B का डॉट प्रोडक्ट, और ये मिनिमम होगा। एंड थीटा इक्वल टू 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी प्लस मॉड ऑफ म्यू इंटू मॉड ऑफ B। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी,
ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आप कंपेयर करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रोटेट करना हो, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट होने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे, और उस केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की ज़रूरत भी पड़ेगी। आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड। बट यहाँ पर्पज़ ये था बेसिकली कि आप समझ सकें कि दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है, इसलिए जो हम फॉर्मूले ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, उनको मैग्नेटिक डाइपोल मानकर सारे फॉर्मूले एज इट इज़ यूज़ कर लिए जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके ढंग से नोट्स बना लें।